So good evening to all. सभी को भाई गुड इवनिंग। प्रियंका, मयंक, चंदन, सभी को गुड इवनिंग। राधे राधे। कलुआ कारीगर, कलुआ अपना मस्त लौंडा है। कलुआ कारीगर, अच्छा किस चीज़ की कारीगरी करते हो कलुआ? शोभित हेलो। आदित्य दुबे जय हिंद। तो आज हम लोग का पॉलिटी का सेकंड लेक्चर है एंड लेट अस क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव रेड यस्टरडे। हमने कल पीछे क्या पढ़ा था उसको हम पहले रिवाइज करेंगे, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है नहीं कि तुम रिवाइज करोगे कि नहीं, तो मैं खुद रिवाइज कराऊंगा तुम्हें, ठीक है? मेरे साथ साथ सभी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे जय जय माता दी, नहीं ये बोलेंगे जय माता दी तो बोलेंगे ही, ठीक है? लेकिन नवरात्रे अभी जा चुके हैं, अभी बोलेंगे कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा, इसका गठन किस प्लान के तहत हुआ था, कौन सा प्लान आया था जिसके तहत इसका गठन हुआ था। जल्दी जल्दी लिखते जाएंगे कमेंट में, ठीक? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा गठन किस प्लान के तहत हुआ था। इसके पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट भी आपको बताने हैं, फिर टेम्पररी चेयरमैन बताने हैं, और आपको इसके परमानेंट चेयरमैन भी बताने हैं, ठीक है? ये तीन चीज़ें हो गई। तो इन तीन चीज़ों के आंसर देख लेते हैं। कैबिनेट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा हिंदी में जो बोलते हैं, ये संविधान सभा बनाने के लिए बैठी थी, और इसका क्या मैंने पूछा था, हाँ, गठन किस मिशन के तहत हुआ था, तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था, कैबिनेट मिशन प्लान। टेम्पररी चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा थे, परमानेंट राजेंद्र प्रसाद थे, और वाइस चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट पूछ ले तो वीटी कृष्णमाचारी और एच सी मुखर्जी थे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन था, संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन था। फिर आपको बताना है जो आपकी मसौदा समिति या फिर प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। अच्छा, मैं कमेटी की स्पेलिंग लिख रहा हूँ, जब उसको ध्यान से देख लेना, 100% किसी न किसी शिफ्ट में आएगी। COMMITEE संवैधानिक सलाहकार कौन थे, डॉक्टर BN राव जी थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। फिर आपसे मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि भारत के संविधान में कितने शेड्यूल्स हैं, यानी कितनी अनुसूचियाँ हैं। अनुसूचियाँ की संख्या बतानी है मौजूदा समय में, और पहले कितनी थी, ठीक है? अनुसूचियाँ कितनी हैं, ठीक? फिर आपको ये बताना है कि 8वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है, 8th शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, ये आपको बताना है। फिर आपको ये बताना है कि जब हमारा संविधान बना था, तो चलो छोड़ो इस चीज़ को, आप ये बताओ कि हम संविधान दिवस कब मनाते हैं। संविधान दिवस ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं, जल्दी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, शेड्यूल कितनी है, 12 हैं। जब बना था तब 8 थे, लेकिन अभी 12 हैं। 8वीं में क्या दिया हुआ है, 8वीं में आधिकारिक भाषाएं यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी हुई हैं, आधिकारिक भाषाएं दी हुई हैं। कितनी दी हुई हैं, 22 हैं। जब बना था तब कितनी थी, 14 थी, तो 14 से कितनी हो गई, 22 हो गई। संविधान दिवस हम उस दिन सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन हमने अपने संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, अपनाया था, ये बन गया। अब हम खुद को वी द पीपल ऑफ इंडिया भी देखेंगे, प्रियम्बल बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हेयर बाई सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, ऐसे करके आपका प्रियम्बल है, ठीक? जो आपका प्रारूप है, ठीक है? तो संविधान दिवस की अगर बात करें तो ये मनाते हैं 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। लेकिन अडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। और ये लागू कब हुआ था, लागू को इंग्लिश में बोलते हैं एनफोर्स करना, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है? ये सारी चीज़ें देखी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हमने सिंबल देखा था, क्या होता है, हाथी होता है, ठीक है? और भी हमने कुछ छोटी छोटी चीज़ें देखी थी, लेकिन ये जो मैंने आपको रिवाइज़ की एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस रखती हैं, जो मैंने अभी रिवाइज़ करवाई है ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस रखती हैं बस, ठीक? बाकी हैं तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो आपको नोट्स में लिखी हुई है, और उम्मीद ऐसे करता हूँ मैं कि सभी ने इसको रिवाइज़ कर लिया होगा, ठीक है? और ठीक, चलो, तो प्रियम्बल में देखो। और हाँ, एक चीज़ हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, अच्छा आपको बताना है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, उद्देशिका जिसको बोलते हैं, इसको किसने प्रेजेंट किया था संविधान के सामने, इसको किसने प्रेजेंट किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रेजेंट किया था।
और यही फर्दर लेता है प्रियम्बल का रूप। आज मैं प्रियम्बल यहाँ पे नहीं लगा पाया हूँ, लेकिन अगली क्लास में सभी लोग मुझे रिमाइंड करवाएंगे कि सर प्रियम्बल पढ़ाना है। एक्चुअली पढ़ाने को तो अभी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसका मुझे एक फ़ोटो लगाना है प्रियम्बल का, ताकि दिखाना भी है, ऐसे ही थोड़ी ना कि बस प्रियम्बल ये होता है और वो होता है, बस ख़त्म हो गया। ठीक है, नेशनल फ्लैग हमने अडॉप्ट किया था इस दिन, एंथम इस दिन अडॉप्ट किया था। ठीक, और सबसे बड़ा हमारा लिखित संविधान है। ठीक है, और इसको 42nd जो नंबर अमेंडमेंट है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या दी हुई है, सूचियाँ दी हुई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। ठीक, फिर उसके बाद आपका 11th जो शेड्यूल है 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में दिया हुआ, 12वें में म्यूनिसिपैलिटी के बारे में दिया हुआ है। टोटल समय इतना लगा था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा देख लो, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, एग्जैक्ट 3 साल नहीं लगा था। अब यहाँ से हम नया स्टार्ट करेंगे टॉपिक, एंड दैट इज सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत। प्रियम्बल लिपस्टिक हलवा, देखो मतलब इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए हैं कि कलुआ क्या नाम रखे थे वो, कलुआ कारीगर, एक परमार कसांड, जाने क्या रखे थे, लिपस्टिक हलवाई। देखो मुझे प्रियम्बल हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद है, प्रशांत जी, अच्छी बात है। और प्रियम्बल कल यार मैंने बताया था, पूछ रहे हो प्रियम्बल क्या होता है। अब मैं यही बोल दूँ कि प्रियम्बल हमारे खेत की मूली है, जिसमें एक चिड़िया चोंच मारती रहती है दिन भर। ठीक है, तो प्रियम्बल कल मैंने बताया था ना, प्रियम्बल इज़ लाइक समरी ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा तो हमें संविधान के बारे में जानने के लिए, भारत का संविधान अगर जानना है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। नहीं पूरा पढ़ सकते हो, टाइम नहीं है, प्रियम्बल एक पन्ने का पढ़ लो, पता चल जाएगा कि हाँ ये भारत का संविधान देता है अपने नागरिकों को, और ऐसा बनने की बात करता है। खैर अभी हम फोकस करेंगे सोर्सेज पे। ये सोर्सेज क्या है, सोर्सेज का मतलब है स्रोत। अरे सर स्रोत क्या है, तो स्रोत है जैसे जब हमारा संविधान इन लोगों ने बनाया, संविधान सभा ने, तो ऐसा तो है नहीं कि सबके दिमाग में विचार आ रहे थे कि भाई ये वो ये। हमारा जब संविधान बना ना, तो हमने बाकी देशों के संविधान से अच्छी अच्छी चीज़ें लेके अपने संविधान में रखी। जैसे कि जब हम अपना घर बनाते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई उनके घर का जो पेंटिंग है, पेंट है, जो कलर है वो बड़ा अच्छा है, तो हम भी अपने घर में ऐसे ही करवाएंगे। उनके घर में हम गए थे तो जो पीओपी बनी थी ऊपर बड़ी अच्छी लग रही थी, हम भी वैसे ही बनाएंगे, प्लस माइनस डिज़ाइन वाली। उनके घर में गए थे तो सोफ़ा बड़े अच्छे, तो सोफ़ा उनके जैसे लगवाएंगे। तो मतलब ऐसे ही जब हमारे संविधान के निर्माता जब संविधान बना रहे थे तो उन्होंने हर चीज़, बहुत सारी चीज़ डिफरेंट देश के संविधान से ली। ये बताने से पहले बस मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उनमें से सबसे ज़्यादा जो चीज़ ली थी हमने, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली थी, भारतीय अधिनियम 1935। ठीक है, भारतीय संविधान अधिनियम था 1935 का, इससे हमने अधिकतर चीज़ें ली थी। ये जब अंग्रेज शासन किया करते थे तो एक एक्ट लाए थे जिसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो उससे हमने ज़्यादातर चीज़ें ली थी। ये पहली चीज़ तो ध्यान रखना है। अगर बाई चांस तुम्हारे एग्जाम में पूछ ले कि सबसे ज़्यादा हमने कहाँ से ली, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब आते हैं कौन से देश से क्या चीज़ ली। सबसे पहले आता है नंबर यूएसए का। अमेरिका से हमने क्या लिया, तो अमेरिका से हमने 3 चीज़ें ली। तो यार बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमारे एग्ज़ाम में, हमारे एयरफोर्स एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है वो हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल अनिकेत, मेरा आपका कमेंट आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही है सभी का। चलो तो अभी हम बात करते हैं यूएसए की। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए, मतलब किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, सुनील शेट्टी को अंजलि भूल जाए, ये ऐसा हो नहीं सकता। उसी प्रकार एयरफोर्स जो है, ये फंडामेंटल राइट वाला कहाँ से हमने बोलो किया ना पूछे, हो नहीं सकता। तो मौलिक अधिकार जो है हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। महाभियोग इम्पीचमेंट हमने यूएसए से लिया है, और रिमूवल ऑफ जजेस हमने यूएसए से लिया है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ठहरो, वहीं पे ठहरो, ये इम्पीचमेंट क्या होता है, महाभियोग क्या होता है, तो ठहर गए। महाभियोग जो हम राष्ट्रपति को हटाते हैं ना, तो राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया उसको महाभियोग बोलते हैं। तो आपके मन में डाउट आएगा कि सर सीधे ये क्यों नहीं बोल देते कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, इसलिए नहीं बोल देते बिकॉज राष्ट्रपति जो है हमारे पूरे देश का हेड होता है। हेड होता है। अगर तुमसे पूछ ले हु इज़ द हेड ऑफ इंडियन स्टेट, राष्ट्र अध्यक्ष कौन है भारत का, राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। भले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास शक्तियां बहुत हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति, अभी राष्ट्रपति कौन है जरा कमेंट में बताएंगे सभी लोग। तो जो अभी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में, संवैधानिक दर्जे में वो सबसे ऊपर है। तो इसलिए उनको इज्जत, अब संविधान भारत का सबसे टॉप पोजीशन है, तो हटाने के लिए थोड़ी इज्जत से हटाएंगे। तो इज्जत से हटाएंगे तो नाम दे दिया महाभियोग इम्पीचमेंट।
ठीक है, ये करता कौन है हम प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में देखेंगे, अभी बस इतना याद रखो लिया कहाँ से, यूएसए से। जजेस को जो हटाया जाता है ना, वो उनकी प्रक्रिया ऐसे ही होती है जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है, तो वो भी हमने अमेरिका से लिया है। और भी कुछ चीज़ें जो अमेरिका से ली हैं, लिखी नहीं मैं, लेकिन आपको बता देता हूँ। जैसे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया है यूएसए से। बाई चांस अगर आ जाए और तुम्हें वो होगी डाउट कि कहाँ से लिया, ठीक है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता। फिर अगर बात करें जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, जो आपका वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, वो अमेरिका से लिया है। ये दो चीज़ें बस एक्स्ट्रा सुन लो, वो बहुत ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए? इतनी चीज़ क्लियर। जल्दी से रिवाइज करेंगे, अमेरिका से क्या लिया, मौलिक अधिकार लिए, महाभियोग लिया, और जो जजेस का रिमूवल होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। और सर मैंने आपको क्या एक्स्ट्रा बताया, मैंने आपको एक्स्ट्रा ये बताया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उपराष्ट्रपति का पद। अब आते हैं ब्रिटेन पे, यूके। सिंगल सिटीजनशिप लिया, एकल नागरिकता लिया, और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी संसदीय प्रणाली ली। अब सर ये एकल नागरिकता क्या होता है, तो हमारे भारत में सिर्फ लोग भारत के नागरिक होते हैं, ऐसा। अब अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में पता है क्या होता है, जैसे हम इंडियंस ये बोलने लगे कि मैं भारत का नागरिक हूं और साथ ही साथ मैं उत्तर प्रदेश का भी नागरिक हूं, तो वो होती है दोहरी नागरिकता। अमेरिका में ऐसा ही होता है। जैसे अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को है, तो लोग बोलते हैं कि हम अमेरिका के नागरिक हैं और सैन फ्रांसिस्को की नागरिकता रखते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं यूपी का निवासी हूं, मैं निवास करता हूं यूपी में, लेकिन नागरिक मैं भारत का ही हूं, तो ये होती है एकल नागरिकता। दो दो नागरिकता आप नहीं रख सकते हैं अगर भारत के नागरिक होना है। और ऐसा ये जो कॉन्सेप्ट है हमने ब्रिटेन से लिया, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से लिया है, ठीक। और अभी हम देखेंगे कि नागरिकता आपकी भाग नंबर 2 में दी है, चलो भाग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी इतना याद रखो। और हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया, संसदीय प्रणाली ली है। संसदीय प्रणाली क्या, आप देखते हो लोकसभा है, आप देखते हो राज्यसभा है, ये क्या है, आपके पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट तो नाम सुना है ना आपने, यहाँ पे सभी हमारे संसद लोग बैठते हैं, एमपीज लोग बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, वो है संसद, जिसमें लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो वो जो ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो भी हमने ब्रिटेन के से लिया है, ब्रिटेन से ही लिया है। आगे अगर बात करें कनाडा से क्या लिया है, कनाडा से हमने लिया फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। क्या लिया हमने, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, क्या हो गया इसको, चलो। कभी कभी बीच में यूके अखिल भारतीय सेवा, द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, चैतन्य सिंह चौहान, सिंगल सिटीजनशिप। चलो, तो यहाँ पे इतनी चीज़ समझ गया कि कनाडा से हमने क्या लिया, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। अभी सर ये है क्या फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, अब ये पता मैं वैसे यूजुअली पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन इस बार मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज एक बार यानी कि जो पिछले से पिछला वाला एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में, जिसका रिजल्ट नहीं है, उसमें उसने एक शिफ्ट में पूछ लिया था, और ये किसी का सही नहीं हुआ था बिकॉज, लेकिन जो पीटीएस दी गई थी उसमें ये था एक्चुअल में, और ये काफ़ी टफ है, और इसको समझना काफ़ी टफ है। मैं तो समझा तो दूंगा अभी, चलो मैं समझाता हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सीधे स्किप मारना, समझ में आ जाता अच्छा, ठीक है। वही एक हरिवंश राय बच्चन जी का कोट है ना, कि मन कहो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा ठीक है, तो वैसे रखना। फेडरेशन का मतलब होता है जहाँ पे सेंटर, एक सेंटर होता है, केंद्र होता है, और हमारे कई सारे राज्य हैं, आपको पता है ना, राज्य सरकारें होती हैं और केंद्र सरकार, जैसे केंद्र में भी बीजेपी बैठी हुई है, बाकी राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं। तो जहाँ पे इक्वल डिवीजन ऑफ पावर होता है, मतलब कि पावर यानी शक्ति का सेंटर और स्टेट में बंटवारा है दोनों में, कि भाई तुम्हारे पास ये शक्ति है, हमारे पास ये शक्ति है, मतलब बराबर शक्ति है, तो उसको शक्तियों का विभाजन को फेडरेशन बोलते हैं, सिंपल फेडरेशन, संघात्मक प्रणाली। अब इस हमारे भारत में तुम्हें पता है ना कि सेंटर के पावर तो है स्टेट के पास, लेकिन सेंटर के पास थोड़ी ज़्यादा पावर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यूनियन के पास, केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर है। तो बस यही लिखा, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, संघात्मक, ऐसी संघात्मक प्रणाली जिसमें कि केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। ये जो सिस्टम है कनाडा से लिया है। कनाडा से हमने एक और चीज़ ली है, जो हमारे राज्यपाल, जो गवर्नर्स होते हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है, हम आगे पढ़ेंगे चल के कि गवर्नर्स यानी राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति, देश का हमारा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और ये जो पूरी प्रणाली है कि राष्ट्रपति गवर्नर्स को अपॉइंट करता है राज्यों में, वो प्रणाली भी हमने कनाडा से ही ली है, समझ गए। आयरलैंड पे आते हैं। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, DPSP। ये क्या है सर,
इसका फुल फॉर्म अभी देखेंगे। अभी एक चैप्टर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक। और ये हमने लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये भी हर मतलब बार एयरफोर्स एग्जाम में आता है। किस शिफ्ट में है कुछ पता नहीं, लेकिन आएगा तो पक्का किसी न किसी शिफ्ट में। ध्यान रखना, ये वाला सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड से हमने लिया है DPSP, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और साथ ही साथ जो राज्यसभा, अभी हम पढ़ेंगे, पार्लियामेंट होता है ना, संसद, उसमें 2 हाउसेज होते हैं, 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। हम इस पे आगे पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे जब पार्लियामेंट चैप्टर पे आएंगे। तो उसमें राज्यसभा मेंबर्स जो होते हैं कुछ, वो नॉमिनेट किए जाते हैं, नामित किए जाते हैं। नॉमिनेट को हिंदी में बोलते हैं नामित करना, नामित करना। और वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये आयरलैंड से ही ली है। वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना ऊपर वाला है, तो वो मत भूलना, ये भले भूल जाओ। USSR, ये क्या होता है सर? USSR रशिया, सिंपल रशिया, सिंपल रशिया आप समझ लो। रशिया से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य लिए हमने, ठीक। साउथ अफ्रीका से क्या लिया है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया है, संवैधानिक संशोधन लिया है। और ये मैंने कल के वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान में कुछ काट छांट करते हो तो एक अमेंडमेंट लाना पड़ता है, ठीक है, एक संशोधन लाना पड़ता है, उसको बोलते हैं संवैधानिक संशोधन, एंड दैट इज कॉल्ड। और वो हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। अब ये हमने ऊपर देखा है, ठीक है, ये हमने ऊपर देखा, ये देखो, ये हमने देखा था कि हम ये 7th शेड्यूल में दी हुई है, 7वीं जो अनुसूची है, जो बात करता है फेडरल प्रोविजंस की, संघात्मक प्रणाली की बात करता है। उसमें ये 3 लिस्ट दी, मैंने बताया था, ये वो लिस्ट है जिसमें कि सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकता है, यूनियन ही लॉ बना सकता है, यूनियन ही लॉ लेजिस्लेट कर सकता है, जैसे कि डिफेंस हो गया, इन सब मामलों में। इसमें स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए उसमें सिर्फ राज्य ही कर सकता है, जैसे पुलिस, हेल्थ हो गया, ये सब। और कॉन्करेंट एग्जाम्पल है जैसे एजुकेशन, शिक्षा, इसमें दोनों कर सकते हैं। तो ये जो लिस्ट है ये ऑस्ट्रेलिया से ली है, खत्म बात, ठीक। अब आते हैं, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने बेसिक चीज़ें जानी कॉन्स्टिट्यूशन की, अब हम यहाँ से अपना कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पढ़ना चालू करेंगे और किताब का पहला पार्ट देखेंगे, ठीक है। पार्ट इज लाइक नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। चैतन्य, आय का वितरण किस देश से लिया है? आय का वितरण किस देश से लिया, मतलब आय का वितरण ये क्या है? ये तो DPSP में पढ़ेंगे। आय का वितरण ये किसी देश से नहीं लिया है, ठीक। आर्टिकल 368 पार्ट 20 बिल्कुल। अमेंडमेंट बोले तो सुधार। इस प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात चेतन टेस्टिंग। प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड हिंदी में लिखा करो सर प्लीज़। अच्छा, ये कौन सी भाषा लिखी है? 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 तुमको दिक्कत पता है किस बात से? इंग्लिश में लिखा है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स, और पार्ट्स के अंदर दिए हैं आर्टिकल्स, ठीक है। एक सेकेंड, पार्ट्स के अंदर दिए हैं आर्टिकल्स, ठीक है, यानी अनुच्छेद दिए हुए हैं। सृष्टि जी पूछ रहे हैं सर रिमूव ऑन जज वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा? सिंपल पूछेगा, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। किस देश के संविधान से हमने जो जजेस होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया ली है? तो कहाँ से है? USA से, ठीक। सर मोहित गौर पूछ रहे हैं सर क्वाजाई फेडरल क्या होता है? क्वाशी नहीं होता है, क्वाजाई होता है। ये क्वाशी नहीं होता, क्वाजाई, ठीक। क्वाजाई फेडरल का मतलब होता है आधा अधूरा फेडरलिज्म, ठीक है। क्वाजाई का मतलब एक तरह से आधा समझ लो बस, ठीक। ये खैर आपके एयरफोर्स वालों के लिए कुछ नहीं, वैसे क्वाजाई फेडरल और ये फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर और ये प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केशव नंदा भारती सब यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। डिस्कस करने को मैं कर सकता हूँ, और अगर वो आगे चल मच रही हो तो ऐसे ना होता है। CDS का भी मैं पढ़ाता हूँ, तो CDS में कर सकते हो फ्यूचर में अगर उस लेवल पे जाते हो तो, ठीक। नहीं तो इतना सफिशिएंट है एयरफोर्स के लिए। तो पहला पार्ट हमारा है जिसमें कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ एवं उसके क्षेत्र दिए हुए हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी,
संघ और उसके क्षेत्र, ये दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 में, भाग नंबर 1 में। ठीक है, हम संविधान की किताब खोले, उसमें हमें सबसे पहला वाला पार्ट मिला जो था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यानी कि इसमें काफ़ी सारे जो स्टेट्स वगैरह उनके नाम दिए हुए हैं कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं, ये सारी चीज़ें पहले वाले आर्टिकल में दी हुई हैं। ठीक, और इससे आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, ध्यान रखना इस चीज़ को, भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल नंबर 1 में लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है। बाकी आर्टिकल 2, 3, 4 ये आपके एयरफोर्स एग्जाम पर्सपेक्टिव उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, इस वजह से यहाँ पे मैंने उसको स्किप कर रखा है। सिक्किम गॉट इट स्टेटहुड थ्रू, ये क्वेश्चन आ जाता है कि सिक्किम राज्य को अपना राज्य का दर्जा किससे मिला था, तो 36वें संविधान संशोधन से, 36th अमेंडमेंट से मिला था। सिक्किम को राज्य दर्जा 36th जो 36वां संशोधन था उससे मिला था। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया, कौन सा, आंध्र प्रदेश। या फिर फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू बी फॉर्म्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस विल बी आंध्र प्रदेश। ठीक, तो इसमें हमने क्या रिवाइज किया, मतलब क्या पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि हमारा आर्टिकल 1 से लेके 4 तक में है। ठीक है, आर्टिकल समझ सकते हो पन्ने, पेजेस की तरह समझ सकते हो कि पार्ट 1 जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम पहला पेज तुम शुरू में देखते हो कि भाई मान लो ज्योमेट्री, ठीक है, या फिर परसेंटेज चैप्टर पेज नंबर 1 से लेकर 6 तक में दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज पार्ट 1 हो गया और ये आर्टिकल हो गया, पेज आर्टिकल हो गए। तो आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 में दिया हुआ है किसके बारे में, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राज्य व उसके संघ व उसका क्षेत्र। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें आर्टिकल 1 क्या बोलता है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का एक संघ है, ये बोलता है आर्टिकल 1। और फिर हमने देखा कि इसी आर्टिकल में ही जैसे दिए हुई है, जैसे कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 में क्या दिया हुआ है कि अगर आपको, जैसे भारत है, ठीक है, ये भारत है, आपको पता है यूपी से कट के ही उत्तराखंड बना है, आपको पता है एमपी से कट के ही छत्तीसगढ़ बना है, आपको पता है बिहार से कट के ही झारखंड बना है। तो जो कांटा छाटी है ना कि किसी एक राज्य से 2 राज्य बना दो, या फिर किसी कोई बाहर क्या की जगह को अधिग्रहण करके भारत में लेना, ये बात करता है आर्टिकल नंबर 2 और 3। ठीक है, अगर किसी को काट छांट करना है, किसी का नामकरण करना है कि भाई आज से यूपी का नाम जो है रामपुर होगा, ठीक है, मान लो कि योगी जी ने बोल दिया कल को, तो वो किसी अनुच्छेद का यूज़ करेंगे, लेकिन वो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपको ये करना है तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। और संविधान में संशोधन यानी कि अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है, आपका संसद कर सकता है। और योगी जी संसद का हिस्सा नहीं है, योगी जी आपके राज्य के विधानमंडल का हिस्सा है। ठीक समझते हो ना इस बात को कि केंद्र का एक दिल्ली में होता है पार्लियामेंट, केंद्र का पूरे भारत का पार्लियामेंट होता है, लोकसभा राज्यसभा, और हर राज्यों का अपना होता है अलग से विधानमंडल। ठीक, वो चीज़ तो आप समझते हो इतनी बेसिक से। तो और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला हमारा राज्य था आंध्र प्रदेश। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। अब ये मौलिक अधिकार क्या होते हैं, तो हम भारतीयों को, सर कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में कितने पेजेस लगे थे, ये कैसा क्वेश्चन है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में कितने पेजेस लिखे थे, ये तो भाई मुझे नहीं पता, ये तो मुझे नहीं पता कि संविधान को लिखने में कितने पन्ने लगे थे। यूपी पुलिस सर आप यूपी पुलिस वगैरह का भी बैच लाओगे क्या, वो मैं नहीं बोल सकता, यूपी पुलिस का तो मुश्किल है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पे आते हैं, मौलिक अधिकार पे आते हैं। सर ये मौलिक अधिकार क्या होते हैं, हम नागरिकों को अधिकार प्राप्त हैं। तुम रोड पे चल रहे हो, कोई कंटाप मार के चला गया, ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा, हैं, तुम रोड पे जा रहे हो, तुमको कोई गरिया चला गया, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। वो बात अलग है कि वो कर देता है। 1 सेकंड रुकिएगा, ठीक है, 1 सेकंड। ठीक है, तो बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोग को कुछ ना कुछ राइट्स हैं हमारे पास, कुछ हमारे पास अधिकार हैं कि हमारे विरुद्ध ये सारी चीज़ें नहीं की जा सकती, या फिर हमारे पास जैसे बोलने का अधिकार है, ठीक है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये सारे हमारे अधिकार हैं, वो होते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, वो अधिकार जिनके बिना एक प्रॉपर तरह से जीवन यापन करना, जीना संभव नहीं है। ठीक, ये कौन से पार्ट में दिया हुआ है, पार्ट नंबर 3। सर पार्ट 1 था, पार्ट 3 आ गया, 2 कहाँ गया, तो 2 मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, कोई बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि भाग नंबर 2 में
पार्ट नंबर 2 में सिटीजनशिप के बारे में दिया हुआ है, नागरिकता के बारे में दिया हुआ है। सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, नागरिकता, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये हमने हमारे यहाँ चलता है सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट चलता है, और ये हमने लिया है यूके से। ख़त्म बात, इसके अलावा कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं इस पार्ट में। बस अब आते हैं पार्ट 3 में, जिसमें दिया हुआ है मौलिक अधिकारों के बारे में। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक में, आर्टिकल 12 से लेकर 35 में। लिया कहाँ से, अभी ऊपर देख के आए, अमेरिका से लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। ठीक बात। अभी अगर मैं तुमसे अमेरिका बोलता हूँ तो वो गलत होगा एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि अमेरिका में हमने जब लोग ज्योग्राफी में पढ़ा था, अमेरिका आपका 2 है, एक तो पूरा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है और एक साउथ अमेरिका महाद्वीप है, और नॉर्थ अमेरिका में भी 3 देश आते हैं, कनाडा आता है, फिर आपका यूएसए जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं, और तीसरा मेक्सिको आता है। तो ये हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। वो बात अलग है कि हम यूएसए को ही अमेरिका बोल देते हैं, ठीक। चलो, टोटल फंडामेंटल राइट्स 6, टोटल फंडामेंटल राइट्स 6। इसका मतलब क्या हुआ, कुल मौलिक अधिकार हमारे पास कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं, 6। जब संविधान बना था तब 7 थे, लेकिन अभी 6 हैं। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, को 44th अमेंडमेंट से हटा दिया गया था, और अभी कहाँ पे है? इसको नहीं होगा तो मैं लिख के अलग से भेज दूंगा इसको नोट्स में ऐड करके, नहीं तो आप अलग से ऐड कर लेंगे इसमें, जो लोग अगर खुद से नोट्स बना रहे हैं। अभी मौजूदा समय में ये एक विधिक अधिकार है, लीगल राइट है, और ये 300A अनुच्छेद में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन पिछली बार ये जो अभी अग्निपथ का पहला इंटेक हुआ था उसमें पूछा गया था, उसमें पूछा गया था, और ये मैंने बताया था, पढ़ाया था पिछली बार भी, कि जो था क्या यार, देखो सिंपल, अभी क्या है, 6 फंडामेंटल राइट हैं, पहले 7 थे, 7वां कहाँ गया? 7वां हटा दिया गया। हटाया गया होगा तो संविधान में कोई संशोधन किया गया होगा, कांट छांट के लिए संशोधन होता है, अमेंडमेंट कौन से नंबर का था? 44th अमेंडमेंट था। अरे किसको हटाया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी को, संपत्ति के अधिकार को। पहले क्या था, मेरे पास संपत्ति का अधिकार है, मान लेते हैं मेरा खेत है, अब गवर्नमेंट को यहाँ से हाईवे निकालना है, तो मैं बोलूँगा मेरे पास तो संपत्ति का अधिकार है, तो ऐसे थोड़ी ना मेरी ज़मीन ले लोगे। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, बिकॉज ये चीज़ें आने लगी थी सामने, तो फिर हमने क्या किया, पार्लियामेंट ने 44th अमेंडमेंट करके इसको हटा दिया। एक राइट तो अभी भी है, लेकिन ये लीगल राइट है। अभी तुम समझोगे आगे कि राइट अभी भी है लेकिन लीगल राइट है, तो हो क्या गया, इसको फंडामेंटल राइट से क्यों हटा दिया गया? पहले फंडामेंटल राइट था तो इसके पास कोई अलग पावर थी क्या? बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। क्योंकि जब तुम्हारे मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है तो तुम डायरेक्टली जाते हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, बोलते हो ये मेरा मौलिक अधिकार है, मुझे इसके विरुद्ध अधिकार चाहिए जल्दी से। लेकिन इसके विरुद्ध तुम ऐसा नहीं कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चलेगा और नहीं अधिकार तो चाहिए और हमारा तो ये मौलिक अधिकार है, ऐसा नहीं चलेगा। समझ गए? अब ये कौन से 6 राइट्स हैं वो हमें नहीं पढ़ने हैं, जो बता रहा हूँ बस उतना पढ़ना है। राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14। एक्चुअल में ये समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी 14 से लेके 18 तक में दिया हुआ है, 14 से 18 में। लेकिन जब तुम्हारे एयरफोर्स एग्जाम में पूछा जाता है तो सिर्फ 14 ऑप्शन में देता है और 14 आंसर होगा, राइट टू इक्वलिटी। और जिन लोगों को, मुझे पता है कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़ चुके हैं, तो राइट टू इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, वो पूरा डीप में होता है। लेकिन बस इतना समझो, राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार सिर्फ अनुच्छेद 14, और ज़्यादा अगर वो एग्जामिनर तेज बनने की कोशिश करे तो 14 से लेकर 18। 14 में क्या है, समानता का अधिकार, फिर 15 में दिया हुआ है, 15 में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा पूछता नहीं है तो इसलिए कोने में इसको लिखा है। 15-16 इतना ज़्यादा पूछता नहीं, कोने में लिखा है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। आपके भेदभाव नहीं कह सकता कि आप महिला हैं तो आपके खिलाफ भेदभाव कर दिया, आप इस जाति से बिलोंग करते हैं तो भेदभाव कर दिया, आप इस गोरे काले हैं तो इसलिए आपका भेदभाव कर दिया। तो इन सब मामलों में भेदभाव नहीं किया सकता। 15 बोलता है, 16 बोलता है रोजगार में समानता का अधिकार, रोजगार में समानता का अवसर, ठीक, यानी कि राइट टू इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक। यानी कि अगर मैं मुझे अगर किसी नौकरी के लिए मैं एलिजिबल हूँ, सरकारी नौकरी की बात हो रही है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, तो आप भी एलिजिबल हो इक्वली। वो बात दूसरी है कि हाँ कुछ राज्य जो है एक स्टेट को पर्टिकुलर बोल देते हैं कि इसी राज्य के लोग इसमें अप्लाई कर सकेंगे, वो इसमें कुछ अपवाद हैं, वो हम उस पर डीप में नहीं जाना है, खत्म बात। 17 में क्या है, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, छुआछूत के विरुद्ध अधिकार, छुआछूत नहीं कह सकता है। 19 में क्या है, राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार है।
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन रेस, वो सॉरी रिलीजन रेस का बोल रहा हूँ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका हो गया। बहुत सारे राइट्स है। राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन हो गया, कुछ भी आप कर सकते हो, धंधा कर सकते हो, आप कहीं पे भी जा सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी आप रिसाइड कर सकते हो, कहीं पे भी रह सकते हो। ये सारे के सारे 19 में घुसे पड़े हैं, लेकिन उतना में डीप में नहीं जाना है। मैं फिर से बता दूँ, राइट टू फ्रीडम के अंदर आपके काफ़ी सारे 6 राइट्स हैं, 6 अधिकार हैं। कुछ भी बोलने का, स्पीच एंड एक्सप्रेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक, कुछ भी कोई कहीं पे भी इकट्ठा होने का जिसको राइट टू असेंबल बोलते हैं, कोई एसोसिएशन बनाना है, तुम्हें संगठन बनाना है, उसको उसका अधिकार है। जैसे आम आदमी पार्टी एक संगठन बना, अरविंद केजरीवाल ने बनाया। कहीं पे भी मूवमेंट करने का, कहीं पे भी भ्रमण, कहीं पे भी आप जा सकते हो, इसका अधिकार है। कहीं पे भी आप सेटल हो सकते हो, घर ले सकते हो, वो आपके पास अधिकार है। कुछ भी धंधा कर सकते हो, वो तुम्हारे अधिकार है। तो 6 राइट हो गए ये 19 के अंदर घुसे पड़े। मैंने इसलिए बता दिया, बाई चांस अगर वो पूछ ले तो तुम्हें पता हो कि बोलने, रहने और मूवमेंट करने का अधिकार 19 में ही है। इसमें कितने 6 अधिकार हैं टोटल। फिर इसके बाद 20 भी है, आर्टिकल 20 भी है, वो हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद आर्टिकल 21 आता है। 21 में दिया हुआ है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। एक्चुअली में पूरा है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीने का अधिकार, सिंपल इतना याद रखो। और पर्सनल स्वतंत्रता, पर्सनल एक तरह से स्वतंत्रता या फिर जीने का अधिकार आपका है अनुच्छेद नंबर 21 में। और इसके अगला वाला है 21A, आर्टिकल 21A। जहाँ पे भी A, B, C ऐसा लगा हो, इसका मतलब समझ जाओ कि इसको अमेंडमेंट यानी संशोधन से जोड़ा गया है। जैसे कि तुम्हारी शर्ट में कहीं से अलग से कपड़ा जोड़ा जाए, तुम्हें दिख जाएगा ना कि देखो इसको उससे जोड़ा गया, तो बस ये A लग गया तो इसका मतलब है समझ जाओ कि अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। ठीक, खैर हमें क्या करना समझिए, बस हमें पता होना चाहिए अगर इसको जोड़ा गया है अलग से तो कौन से संशोधन से जोड़ा गया है, कौन से अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा सर, 86 अमेंडमेंट से जोड़ा गया। 86वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, जिसके तहत ये बोला गया था कि हर 6 से 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा मिलना उसका मौलिक अधिकार है। अमन यादव क्या एंड में बता देना। बिल्कुल चेतन, वो 19 to 22 आपका है फ्रीडम है, जैसे कि 14 to 18 आपका राइट टू इक्वालिटी है, वैसे 19 to 22 राइट टू फ्रीडम है। देन आपका 23 से 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है, फिर 25 से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सारी चीज़ें। ये जीने का अधिकार एनिमल्स को क्यों नहीं है? अच्छा, तो एनिमल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएंगे क्या कि भाई हमारा मौलिक अधिकार वो हो गया? इतनी चीज़ क्लियर है सभी को? बताओ। इसके बाद हमारा आखिरी, नहीं आखिरी कहाँ पे, ऊपर वाले तो मिस कर दिए ना। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसे 23 में क्या, आपसे कोई जबरन मजदूरी नहीं करवा सकता है, कोई जबरन मजदूरी नहीं करवा सकता है। ठीक, कोई आपको ऐसा नहीं कि किसी वेतन में रख रखा है और लेकिन उससे कम वेतन दे रहा है। जैसे आपका हो रहा है, जैसे मजदूरी 200 की हो रही, तुमको 100 रुपये दे रहा है बस वो, तो ये भी नहीं हो सकता है। 23 बोलता है। 24 क्या बोलता है? 24 बोलता है अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जो बाल मजदूरी है उसके विरुद्ध अधिकार है 24 में, बाल मजदूरी। ठीक है, तो जो ऐसे डेंजरस एक्टिविटीज़ हैं जहाँ बच्चों को खतरा हो सकता है, जैसे कि जो खान होती, माइंस होती हैं, वहाँ पे बच्चों को वहाँ पे लगाया नहीं जा सकता मजदूरी में। दुकान में आप करवा सकते हो, परचून की दुकान हो गई सब में, लेकिन वहाँ नहीं। डीपीएसपी वाला क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में आया था 24 जुलाई सेकंड शिफ्ट। अच्छा, बिल्कुल। 23 में आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है, मयंक धीमान। ठीक है, 23 में आपका फोर्स लेबर नहीं किया करवाया जा सकता, जिसको बेगार बोलते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, ये सारे काम आपसे नहीं करवाए जा सकते हैं 23 के अंदर अगर हम बात करें। और 24 में क्या है, आपसे बाल मजदूरी नहीं करवाई जा सकती है। ठीक है, लेकिन वही है, उतना सारा डीप में आपसे पूछता नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। बस 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। 23 में क्या है कि आपसे मतलब फोर्स लेबर, जबरन मजदूरी नहीं करवाई जा सकती, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती। यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो आप समझते हो ना, खरीद फरोख्त, इंसानों की खरीद फरोख्त, कि बच्चियों को बेच देते हैं, खरीदते हैं, तो वो सब इससे प्रोहिबिटेड है। 24 में बाल मजदूरी के विरुद्ध है। 25 में सर क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये एक्चुअली 25 में नहीं, 25 से लेके 28 तक में है, लेकिन जैसे कि समानता का अधिकार 14 से 18 में है, लेकिन वो 14 ऑप्शन में देता है। उसी प्रकार जब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ही पूछेगा धार्मिक स्वतंत्रता, तो सिर्फ 25 ही देता है वो। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25।
अगर ज़्यादा वो तेज बनने की कोशिश करे तो 25 से लेकर 28 तक में ख़त्म। ठीक, ख़त्म हो गया। 29-30 वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आते हैं जो कि आपसे नहीं पूछते, इस वजह से यहाँ पे मैंने नहीं लिखा उसको। ठीक, ऑलराइट। और जो भी स्पैम कर रहे हैं एक ही कमेंट को बार बार, ध्यान रखना, तुमको लगता है तुम स्पैम करोगे बार बार तो मैं पढ़ लूँगा, लेकिन मैं जानबूझ के फिर उसी को इग्नोर करूँगा अगर तुमने बार बार उसी चीज़ को स्पैम किया तो। ठीक है, अब आते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल। सर आर्टिकल 29-30 बता दीजिए। चलो बता ही देते हैं अगर इतनी तुम्हारी इच्छा है तो। फिर आर्टिकल 29 और 30 में अभी मैंने बताया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। क्या हैं? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स टू माइनॉरिटीज़, राइट टू माइनॉरिटीज़। ठीक है, सिंपल इतना याद रखो, अल्पसंख्यकों को अधिकार, बस तुम इतना याद रखो। कितना? अल्पसंख्यक, यानी माइनॉरिटीज़ को इसमें राइट्स मिले हुए हैं। अल्पसंख्यकों को, संख्यकों को अधिकार मिला हुआ है 29 और 30 में। बस इतना लिख लेना, अगर लिखना है नोट्स बना रहे खुद के तो बस अल्पसंख्यकों को अधिकार इसमें मिला हुआ है 29 और 30 में, बस खत्म। ठीक, राइट टू माइनॉरिटीज़ 29-30 में है। अब बात करते हैं 32 में। 32 वो राइट है जो इन सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, उनकी रक्षा करता है। 32 क्यों? मान लो आपके किसी राइट का हनन हुआ, आपसे किसी ने छुआछूत कर दी, आपसे डिस्क्रिमिनेशन हो गया, आपको बोलने का अधिकार नहीं, तो किस आर्टिकल का तुम यूज़ करके जाओगे सुप्रीम कोर्ट? तुम 32 का यूज़ करके जाओगे सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 जो बोलता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब जो तुम्हारा खराब हो गए फंडामेंटल राइट नहीं मिले तो उसका उपचार कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। आर्टिकल 32 का यूज़ करके जाओ। वो 5 रिट जारी करेगा। क्या जारी करेगा? 5 तरह के रिट जारी कर सकता है। वैसे नहीं कि पाँचों को 5 जारी कर देगा, जैसा ज़रूरत देखेगा वैसा जारी होगी। तो 5 रिट होती हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा था, फिर मैंने उसको काट दिया। मैं आपको बता देता हूँ, काटा इसलिए बिकॉज वो पूछता नहीं और नहीं तो फिर आपका लोड बढ़ जाता है, इसलिए। वो होती हैं हेबियस कॉर्पस, ठीक है, हिंदी में भी हेबियस कॉर्पस बोलते हैं। मैंडेमस होती है, वैसे पूछता नहीं है ये, बस मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैंडेमस होता है, फिर आपका प्रोहिबिशन होता है, प्रोहिबिशन, फिर होता है सर्श्योररी, सर्श्योररी, फिर होता है क्यो वारंटो। तो 5 तरह की होती हैं। ठीक है, तो ये होते हैं। खैर उतना आपको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो 5 तरह के रिट। और ये जो रिट हैं, रिट हमने किस देश से ली है? ये यूके से ली है, यूके, ब्रिटेन से ली है। जो रिट है ना, ये यूके से ली है हम लोगों ने। ठीक, फिर अगर हम बात करें आर्टिकल 32 को, ये सुपर 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको रट डालना एकदम। आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की हृदय व आत्मा कहा था। भीमराव अंबेडकर कॉल्ड आर्टिकल 32 एज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको भूलना मत, इसको भूलना मत बिल्कुल भी। ठीक, माइनॉरिटी क्या होता है देव चहर? जैसे कि माइनॉरिटी ये होता है, जैसे तुम कितने लोग हो, मान लेते हैं तुम 100 लोग हो, उसमें गर्ल्स कितनी हैं? मान लेते हैं 5 गर्ल्स हैं उस 100 में से। तो गर्ल्स किस में? माइनॉरिटी में, अल्पसंख्यक हैं, कम मात्रा में, उसको बोलते हैं माइनॉरिटी। समझ रहे हो? कमल जी था आज़ाद बैच में, राहुल वाला कहानी सुनाया था वहाँ। इसका मतलब वहाँ कोई मतलब नहीं है इसका, मतलब यहाँ पे उसका कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे ना। राहुल वाली कहानी, बाकी कुछ नहीं भूले होगे लेकिन, बाकी सब भूल गए होगे लेकिन राहुल वाली कहानी नहीं भूले होगे ना। अमन यादव तो जाते हैं कुछ याद करके, आई में जिसको प्रॉब्लम होता है वो पूरा याद कर लेते हैं। अब मैंने सुना है 1-2-3 लड़कों से कि यहाँ से वो मेरा दोस्त गया था, पूरा उसने याद कर लिया था। आँख उसकी कमज़ोर थी लेकिन उसने जब याद कर लिया था तो उसका हो गया। हिमेश बोल रहे, गुरुदेव मेरा जोश लो हो जा रहा है जैसे जैसे एयरफोर्स का एग्ज़ाम पास आ रहा है, पढ़ने का क्या करूँ? जोश लो हो जा रहा है, देखो दिमाग के गुलाम मत बनाओ, दिमाग को गुलाम बनाओ, है ना। मन तो तुम्हारा कुछ कहेगा कि ये कर लो वो कर लो, जल्दी से थोड़ा सा फ़ोन में खोल के ये देख लो, सुबह थोड़ा सा लेट उठ जाओ क्या ही होगा। तो मन को काबू करना है, मन को गुलाम बनाना है, मन का गुलाम नहीं बनना है।
रिट्स क्या होते हैं? रिट्स बस इतना समझ लो, रिट्स एक तरह के टूल्स होते हैं, हथियार होते हैं। जब तुम सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, सुप्रीम कोर्ट देखो इसने मेरा फंडामेंटल राइट्स का हनन किया, सुप्रीम कोर्ट बोल पूछेगा कौन से किस कैसा था ये बताना जरा, उसी तरह का हम हथियार निकालते हैं जरा, तो वो हथियार हैं रिट्स। ठीक है, सर पढ़ाते हैं एयरफोर्स लेवल पर, इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि स्टूडेंट सीडीएस लेवल का अप्रोच करते हैं। अच्छा सर, लासिक करा के चले जाते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते हैं। अच्छा सर, इस बार रनिंग भी क्लियर करनी है, लड़कियों के सामने बेइज्जती नहीं करा हाँ, लड़कियों के सामने बेइज्जती नहीं करवानी। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़कियों को अलग शायद करवाएं, क्योंकि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में तो, क्योंकि तुम सीएपीएफ एससी के स्टूडेंट हो, जैसे बता रहा हूँ, वहाँ पे लड़कियों का अलग रखते हैं, वो लड़कों का और लड़कियों का अलग रखते हैं। मतलब जिस दिन लड़की आएंगी उस दिन लड़के नहीं आएंगी, और जिस दिन लड़के आएंगे उस दिन लड़कियाँ नहीं आएंगी, अलग अलग रहता है। तो हो सकता है इसमें भी वैसे हो, तो तुम्हारी मन की इच्छाएं जो है वो शायद पूरी ना हो पाए, है ना। सर मालदीव और अंडमान निकोबार पर हमारा लागू है कॉन्स्टिट्यूशन? बिल्कुल मालदीव पर लागू नहीं है, मोहम्मद हुसैन अंडमान निकोबार पे है। बिकॉज मैंने आपको बताया था मालदीव दूसरा देश है एक, अंडमान निकोबार हमारा खुद का हिस्सा है ना। अब क्योंकि मोहम्मद हुसैन जी ने पूछा ही है, तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, कि जो मौलिक अधिकार है, अगर आपसे पूछे कि सिर्फ भारतीयों को ही है क्या, विदेशियों को नहीं है क्या, आंसर होगा हैं, विदेशियों को भी हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं हैं। सारे के सारे मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, सारे के सारे मौलिक अधिकार हम भारतीयों को हैं, लेकिन विदेशियों को भी हैं, लेकिन सारे नहीं हैं, कुछ हैं, कुछ हैं, कुछ कौन से हैं? 15, 16, 19, 29, 30 को अगर छोड़ दो, इसके अलावा जितने भी हैं 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, ये सारे विदेशियों को भी हैं। तो ये याद करने की तुम्हारे एयरफोर्स में ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से नहीं, बस इतना पता होना चाहिए। सर फेज़ 2 में क्या होता है? फेज़ 2 में ऐसे ही डांस होता है। फेज़ 2 में होता है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट, जिसमें कि ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है, जिसमें आपके कुछ लड़के बिठाए जाएंगे, टॉपिक दिया जाएगा, डिस्कस करना होगा, साइको टेस्ट होता है ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बातें हो गई हैं, अलग हो जाएंगे तो ये हमारे साथ अन्याय हो जाएगा। सर आपकी लाइफ स्टोरी सुनाओ। अच्छा सर, नेवी में गर्ल्स की अलग दिन हुई थी रनिंग, और बॉयज़ की अलग दिन हुई थी रनिंग, उन्हें पता है। हाँ देखो, नेवी में अलग हुई तो तुम्हारे भी अलग ही होगी, तो ख्वाब देखने बंद करो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। घास के मैदान हिमेश में मैंने जानबूझ के नहीं करा, बिकॉज इतना पूछता नहीं है, लेकिन घास के मैदान मैंने मिस नहीं किए हैं। अगर तुम्हें याद हो, मैंने करवाए थे, आखिरी लेक्चर में था ये शायद, जिसमें मैंने करवाया था पंपास का, ये करवाया था, पंपास करवाया था तुम्हें, प्रेरी करवाया था, स्टेपी करवाया था, याद करो। तभी मैं बोल रहा हूँ कि पूरा लेक्चर देखा करो, भले उसको रिकॉर्डेड देखो, 2x स्पीड पे देखो, लेकिन पूरा लेक्चर देखो। कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो मैं आपको अलग से बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं भाई डीपीएसपी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आज तो काफ़ी टाइम हो गया, 4:53 हो गया। चलो डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये पार्ट नंबर 4 में दिया हुआ है। अभी हम पार्ट नंबर 3 देख के आए थे ना, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। 3 के बाद क्या आता है? 4 ही तो आता है, तो डीपीएसपी आएगा। 35 खत्म हो गया था ना, 12 से लेके 35 में मौलिक अधिकार थे, और डीपीएसपी 36 से लेके 51 तक में। 35 के बाद क्या आएगा? 36 आएगा। कहाँ से लिया है? अभी ऊपर देख के आए, आयरलैंड से लिया है। दीज आर डायरेक्टिव टू स्टेट्स, ये राज्य को दिए गए निर्देश हैं। मतलब सर, मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे देश को एक अच्छा देश बनाने की ओर अग्रसर करती हैं। इसमें कुछ ऐसी चीज़ लिखी हुई हैं जिसको हमारे नेताओं को देखना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल भी झांकते नहीं इसकी ओर। इसमें लिखी हुई हैं कि सभी को रोजगार दो, सभी को ये बेनिफिट दो, सभी को ऐसा करो, काउस के स्लॉटर को यानी कि गौ हत्या को रोको, प्रिवेंट इंटॉक्सिकेंट जो है दारू नशेड़ी होते हैं, जो नशा खोर होते हैं, जो ये जो दारू वारू बिकती है उसको प्रोहिबिट करो, उसको बंद करो। लेकिन सरकार बोलती है ऐसे कैसे बंद कर दें, हैं, नुकसान नहीं हो जाएगा हमारा। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, यानी कि लिखी तो हैं
लेकिन गवर्नमेंट उसे माने या ना माने कोई ज़रूरी नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जा सकते कि मेरे इसमें तो लिखा है कि रोजगार का अधिकार है, राइट टू वर्क है, लेकिन ये हम तो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये गैर प्रवर्तनीय है। दीज आर नॉन एनफोर्सिएबल। फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हुआ, भाग गए सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट देखो जरा। और यहाँ डीपीएसपी का वॉल्यूशन हुआ, वहाँ जाओगे सुप्रीम कोर्ट देखो जरा, मार के झापड़ बजा चलो यहाँ से। तो पता नहीं डीपीएसपी गैर प्रवर्तनीय है, पढ़ के नहीं आए हो तुम, ये गैर प्रवर्तनीय होते हैं। तो ये इसी वजह से लिखा है, ठीक है, ये गैर प्रवर्तनीय, दीज आर नॉन एनफोर्सिएबल। समझिए इसका मतलब क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉल्ड देम नोवेल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भीमराव अंबेडकर जी ने इन्हें संविधान की उपन्यास विशेषता कहा था। ठीक है, बस इसमें इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, कहाँ से लिया है ये पूछता है, हर बार पूछता है। आयरलैंड से लिया है, पार्ट नंबर 4 36 से लिख के 51 तक में दिया है। आज टाइम कुछ जल्दी आ रहा। पंपासे के जागेल कहाँ है? पंपास के जागेल नहीं भाई, वो पंपास होता है, और जागेल नहीं, ग्रासलैंड होता है वो अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना। अंबेडकर जी तो लिख या यहाँ लिखे और यहाँ याद करने में ही लाइफ निकल रही है। चलो इतनी चीज़ समझिए, ठीक है। ये कहा था बस इसमें हमें इतना ही पढ़ना है। पढ़ाने के तो पूरा इतना लंबा है ना, आज़ाद बैच वालों को पता होगा, एक पूरा टॉपिक एक पूरा दिन लगा था इसमें, मतलब 1 घंटा पूरा लगा था इसमें। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 खत्म हो गया। 4A है, अगला वाला 5 नहीं है, अगला वाला 4A है। अब A है, मतलब समझ रहे हो दया, देख रहे हो विनोद, A लगा हुआ है, यानी कि इसको अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, है कि नहीं? कौन सा अमेंडमेंट था? 42nd अमेंडमेंट था, 42वां संविधान संशोधन था। और एक कमिटी बनी थी जिसने इसको रिकमेंड किया था कि भाई इनको जोड़ दो जरा। वो कमिटी का नाम क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह कमिटी, उसने बोला था। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं क्वेश्चन पूछे कि फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट ओरिजिनली द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मौलिक अधिकार भारतीय मूल रूप से भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं थे। सही गलत? सही है गलत? सही। मूल रूप से, मूल रूप मतलब जब संविधान अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तब थे क्या? नहीं थे। इनको अमेंडमेंट से जोड़ा गया। 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, 1976 में, और ये 1949 में हमने लागू किया था, सॉरी अपनाया था कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिस दिन संविधान दिवस मनाते हैं, तो अमेंडमेंट से जोड़ा गया 42nd। कौन सी कमेटी की सिफारिश में? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी थी, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वें संविधान संशोधन को और क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अभी ऊपर देख के आए थे हम लोग, कल देखा था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। खत्म, ठीक। और ये ध्यान रखना, कितनी है, कितने कर्तव्य हैं। अब हमारे पास अधिकार तो हैं कि ये हो गया तो वो हो गया, हमारे पास बोलने का अधिकार, ये अधिकार, वो अधिकार। फिर बात आई कि यार ये सिटीजन्स को सिर्फ अधिकार दे रखे हैं, इनको कुछ कर्तव्य भी तो दो, कुछ करने के लिए भी तो दो, हैं? तो इनको कर्तव्य हम लोग को मिले, इस अमेंडमेंट से जोड़ा गया और 11 कर्तव्य दिए गए। 11 जब ये जोड़े गए तब 10 थे, फिर एक बाद में ऐड किया गया 86वें नंबर संविधान संशोधन से, 86th अमेंडमेंट से गार्जियंस को ये ड्यूटी दी गई कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, हैं? बैठे रहते हो टीवी देखते रहते, बच्चों को टीवी दिखाते हो, पढ़ाओ जाके उनको, ठीक है, स्कूल भेजो। तो वो उनकी ड्यूटी दी गई है। तो पहले 10 थी, अभी 11वीं वाली 86th से जोड़ी गई, और 86th से ही 21A देखे थे, अभी ऊपर देखे थे, ऊपर 21A को जोड़ा गया, देख रहे हो यहाँ पे 86 से। तो शिक्षा का रिगार्डिंग अगर कोई भी अमेंडमेंट संशोधन पूछ ले, 86 मारना सीधे, ठीक। और कितनी है अभी? 11 है। और कौन से अनुच्छेद में? बहुत इंपॉर्टेंट है, 51A। एक ही आर्टिकल में, एक ही अनुच्छेद में 11 की 11 घुसी पड़ी है, एक ही अनुच्छेद में 11 की 11 घुसी पड़ी है 51A में। अच्छा, ये ली कहाँ से है फंडामेंटल ड्यूटीज? यूएसएसआर से ली है, सोवियत संघ से ली है, रशिया से ली हैं। अब यूएसएसआर और रशिया क्या अलग अलग हैं क्या? सेम है क्या? दोनों सेम इसलिए हैं, देखो पहले होता था यूक्रेन, अभी जो युद्ध देख रहे हो तुम, यूक्रेन पहले रशिया का हिस्सा था, तब इसको सोवियत संघ बोलते थे, सोवियत रिपब्लिक बोलते थे, तब इसको यूएसएसआर बोलते थे, लेकिन अभी इसको रशिया बोलते हैं। कि लेकिन तब हमने लिया था, तब ये यूएसएसआर हुआ करता था, इसलिए हम यूएसएसआर लिखते हैं, लेकिन तुम इसको रशिया से समझो बस। लिया है रसिया से। कौन से पार्ट में? 4A में, 4 में। ए को का बोलते हैं, हिंदी में का बोलते हैं, जहाँ जहाँ ए लिखा है वहाँ का समझ लो तुम,
ठीक है, का कौन से अनुच्छेद में? 51 का में, 51 का। कौन सी कमिटी से? सरदार सोरेन सिंह कमेटी से। कौन से अमेंडमेंट से? 42वें अमेंडमेंट से। खत्म। और हैं कितनी? 11। खत्म आज का लेक्चर। ठीक। राजपूत नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं है ना, इतनी भी जल्दी नहीं, लेकिन वही है, जब जिसको पता होता है ना कि कितना लिमिटेड कंटेंट पढ़ाना है, और जिसको चुल मच रही हो सर इतनी जल्दी करवा रहे हैं सर, मज़ा नहीं आ रहा है सर, तो बेटा हम पर्सनली मैसेज करना, आज़ाद बैच के मैं तुम्हें सब्सक्रिप्शन दूंगा। 1 महीने चली थी पॉलिटी, आराम से पढ़ना, जब तक एयरफोर्स का एग्ज़ाम होता है तब तक पॉलिटी पढ़ना है ना। एक दो क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए तुम पूरा पढ़ना। ठीक, बिल्कुल कलुआ ने सही अट किया। कलुआ अपना तेज लड़का है, बोल रहा है रसिया से 5 ईयर योजना भी है सर। बिल्कुल कलुआ, रशिया से हमने 5 वर्षीय योजना ली थी, 5 ईयर प्लान लिए थे। अभिषेक जी पूछ रहे हैं सर आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते हैं? क्वेश्चन ऑफ द डे। सर आज फर्स्ट क्लास है मेरा। अमन सिंह, सभी लोग अमन जी को वेलकम करेंगे। सर इस बार 7 मिनट दिया है सर, बिल्कुल इस बार टाइम इंक्रीज किया है रनिंग के लिए। अभिषेक अच्छा वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। हिमेश क्या पूछ रहे? पॉलिटी में आया था उपराष्ट्रपति ने हो तो, उपराष्ट्रपति नहीं हो तो उसका भर कौन लगा? थोड़ा ढंग से लिखा कर यार, मतलब समझ में तो आया क्या क्या लिखे हो। पॉलिटी में आया था उपराष्ट्रपति ना हो तो उसका भार कौन संभालेगा? अच्छा, राष्ट्रपति नहीं होता तो उपराष्ट्रपति होता है, अगर उपराष्ट्रपति नहीं होता है तब आता है आपका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो आता है। अगर राष्ट्रपति नहीं होता तो उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति भी नहीं होता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आता है। लेकिन अगर हाँ, अगर आप ये पूछ रहे हो कि अगर उपराष्ट्रपति की पोजीशन खाली हो गई है तो मैं बता दूं कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट आएगा। वाइस प्रेसिडेंट नहीं तो सीजीआई आएगा। मान लेते हैं ये प्रेसिडेंट की बात ही नहीं हो रही है, ये बात हो रही है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। सर साइट रनिंग कर लेंगे मतलब प्रेसिडेंट रिमूव तो वाइस प्रेसिडेंट फिर से जाए। बिल्कुल अमन, ठीक है। वैसे ये सारी चीज़ें वही, अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहूँगा बिकॉज जिन लोगों को कुछ पता नहीं वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट वो सब कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसी वजह से अभी इन सारी चीज़ों को छोड़ दो कि प्रेसिडेंट नहीं होगा तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं होगा तो सीजीआई, वो सारी चीज़ें भी छोड़ दो, ठीक है। और जैसे वाइस प्रेसिडेंट केस में क्या होता है, जैसे चेयरमैन होता है राज्यसभा का, तो अगर वो नहीं होता तो जो डिप्टी चेयरमैन होता है राज्यसभा का वो आ जाता है, ठीक है। चलो तो जल्दी से हम रिवाइज करते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा तो यूनियन, सबसे पहले हमने सोर्सेज के बारे में पढ़ा है ना। सोर्सेज में हमने क्या पढ़ा? यूएसए से हमने क्या क्या लिया? मौलिक अधिकार लिए हैं और महाभियोग लिया है। यूके ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट संसदीय प्रणाली ली है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है। साउथ अफ्रीका से हमने संविधान का संशोधन लिया है। तो ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, बाकी चीज़ें आपको रिवाइज करनी खुद से, बाकी फिर हम लोग कल रिवाइज करें और बाकी संडे को तो आपका टेस्ट हो गए। फिर हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखा कि पार्ट नंबर 3 में दिया है, भाग 3 में है, 12 से 35 अनुच्छेद में है, लिया अमेरिका से है, यूएसए से लिया है। टोटल अभी 6 हैं। जब संविधान बना था तो 7 हुआ करते थे, लेकिन एक हट गया, वो एक हटा है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। कौन से संशोधन से हटा है? 44वें से हटा है। लिख के ले लो, अगर ये पूछेगा तो 42 जरूर ऑप्शन में देगा, और 42 ये भी मुझे पता है कि बहुत लोग 42 मारेंगे, लेकिन 44 है, 44 अभी कहाँ है? 300A में है, और एक विधिक अधिकार यानी लीगल राइट है। 17 में छुआछूत के विरुद्ध अधिकार है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, ठीक है। 14 में समानता का अधिकार है। 19 में राइट टू फ्रीडम है, यानी आज़ादी का अधिकार है, मतलब कुछ भी बोलने का, वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको 6 बताए थे राइट्स, ठीक। 25 में धार्मिक स्वतंत्रता है। 21 में क्या है? 21 में है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, ठीक है, और पर्सनल लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। फिर अगर बात करें 21A में, 21 का में है राइट टू फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, प्राइमरी शिक्षा का अधिकार, ठीक है। फिर हमने देखा कि अगला था हमारा DPSP, वो आपका पार्ट नंबर 4 में है, पार्ट नंबर 4 में है, और 4 में के अलावा हमने लिया कहाँ से? आयरलैंड से लिया है, ठीक। फंडामेंटल राइट में हमने देखा था आर्टिकल नंबर 32 है, जिसको आर्टिकल नंबर जो 32 यानी अनुच्छेद 32, जिसमें कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिए, संवैधानिक उपचार दिए हुए हैं,
ठीक है, ये आर्टिकल 32। जरा कमेंट में बताइए आर्टिकल 32 को अंबेडकर जी ने क्या बोला था। अंबेडकर जी ने इसको क्या बोला था, हार्ट एंड सोल, आत्मा बोला था, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा बोला था। फिर आगे हमने बढ़ा, डीपीएसपी हमने देख लिया, फिर हमने फंडामेंटल ड्यूटी देखे, मौलिक कर्तव्य, ये हमने ऐड किए, ये हैं कहाँ पे, पार्ट नंबर 4A में। पार्ट नंबर 4 कहाँ में है, ऐड किए 42वें संविधान संशोधन से, सरदार सोरेन सिंह समिति की सिफारिश में इनको जोड़ा गया। अभी हैं कितनी, 11 हैं, खत्म। और लिया कहाँ से, रशिया से या फिर सोवियत संघ से लिया है, खत्म हो गया। ठीक, बाकी नागरिकता एकल यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1 में दिया हुआ है। ठीक है, राज्य व उसके संघ व उसके राज्य क्षेत्र, फिर उसके बाद पार्ट 2 में नागरिकता के बारे में दिया हुआ, और एकल नागरिकता हमने यूके से ली है। ठीक, खत्म हो गया, खत्म हो गया हमारा। ठीक है, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, और रिवाइज करते रहें सभी लोग। बाकी गाना वाना आज होगा नहीं, ध्यान रखना तुम लोग। ठीक, रोज रोज के बना लिया गाना, रिवाइज करो। ठीक, थैंक यू।